हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में 7 सितंबर के हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो कि इकोनॉमिक्स में आप जीएस पेपर 3 में इसको मेंशन कर सकते हैं। आईएलओ ने क्या बोला है, आईएलओ है क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग आउट ऑफ अ जॉब, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कह सकते हैं, जो कि जॉब में नहीं है, ठीक है, आउट है जॉब से। बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब, मतलब जॉब में भी नहीं है और अवेलेबल है जॉब के लिए, और वो सर्च कर रहा है जॉब के लिए, मतलब करंटली जॉब में नहीं है, वो अवेलेबल है जॉब के लिए और सर्च कर रहा है, तो मतलब ढूंढ रहा है जॉब पर वो जॉब नहीं कर रहा है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में हम रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है जो इंडिविजुअल है हु हैज़ लॉस्ट वर्क, मतलब उनके पास जॉब नहीं है बट डज़ नॉट लुक फॉर अनदर जॉब, लेकिन और किसी जॉब के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है, नॉट अनएम्प्लॉयड, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। 2009 में एनएसएसओ के सर्वे में पाया गया कि 33.3% रूरल वुमेन और 27.2% अर्बन वुमेन ऐसी हैं जिनकी एज जो है वुमेन एज 15 और अबव, वो इंगेज हैं डोमेस्टिक वर्क में, रिपोर्टेड विलिंगनेस टू वर्क। तो ऐसे लोगों को वुड नॉट बी काउंटेड अमंग अनएम्प्लॉयड, तो उनको अनएम्प्लॉयड में नहीं माना जाएगा। क्यों ऐसा? दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, क्योंकि वो जॉब के लिए नहीं ढूंढ रही हैं। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ डिफ़िकल्ट। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है, कितनी है, तो मेज़र करना उसे क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल नेचर ऑफ द जॉब की वजह से, मतलब इंडिया में ज़्यादातर जॉब जो है इनफॉर्मल नेचर के हैं, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करना एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द वर्ड इज़ वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये है कि वर्ड जो है एक फैमिली है। मूव टुगेदर शेयर्ड फ्यूचर, मतलब शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं, जिससे वन फ्यूचर विच इज़ एन अनडेनाइबल ट्रूथ इन दीज इंटरकनेक्टेड टाइम्स। थ्रू G20, अब देखो G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है इस बार। तो थ्रू G20 क्या कर सकते हैं कि हेल्प कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अडॉप्ट करें, बिल्ड करें और स्केल अप करें DPI टू अनलॉक, क्या अनलॉक करने के लिए, पावर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए इस बार इंडिया एक अहम भूमिका निभा सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ बन सकती है। G20 प्रेसिडेंसी वर्किंग, मतलब G20 प्रेसिडेंसी इज़ वर्किंग, किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है G20 प्रेसिडेंसी, ब्रिज करने के लिए जेंडर डिजिटल डिवाइड को, reducing labor force participation gap and enabling large role for women in leadership and decision making। तो समझ में आया यहाँ पे आपको कि G20 प्रेसिडेंसी जो है वो काम कर रही है जेंडर डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करने की, गैप को कम करने की, रिड्यूस करने की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गैप, और क्या करें, इनेबल रिड्यूस करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गैप को, और इनेबल करें कि लार्जर रोल फॉर वुमेन इन, किस चीज़ में वुमेन का रोल बढ़ाने की बात हो रही है, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग में। अब नेक्स्ट हमारा ये है इंडिया एंड भारत। ये डिबेट के बारे में हम एनालिसिस वाले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, कल वाले में ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो इनवाइट करने के लिए मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स को भेजा गया था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिस पर बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशन हो रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो चीज़ें लिखी हैं और सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड आज आर्टिकल आया जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर शॉर्ट नोट में भी हमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे इसमें है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, और इसमें कहा गया है इंडिया शुड बी नोन एज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये तो है ही। अब इसमें एक चीज़ कहा गया, नेम ऑफ कंट्री वॉज इंडिया। जैसे इंडिया कहा जाता है ना, तो वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, और जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो किसके नेम पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, इंडिया के नेम पे। चाइनीज़ ट्रेवल जो है वानसांग, उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें भारत मेंशन किया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें बैलेंस में और जो भी चीज़ें हैं क्या कर लो उसमें देने पड़ते हैं, और फिर बाद में एक बैलेंस दे करके और कंक्लूज़न देना पड़ता है अगर आता है क्वेश्चन मेंस में, तो वो सारी पॉइंट्स हमें इसमें क्लियर रखना पड़ता है। साइंस एंड टेक का है ये, शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियाई के बारे में बात हुई है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि 150 ईयर्स अगो 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिनमें से रदरफोर्ड हैं, हैंस हैं
एंड मार्सडेन है। तो रदरफोर्ड से आपने रदरफोर्ड मॉडल तो याद ही होगा, जो हमने 11th या 12th में फ़िज़िक्स में पढ़ा था। तो फिज़िक्स या केमिस्ट्री आपको याद होगा, साइंस में हमने ये चीज़ कवर करी थी। एक्सपोज किया था थिन गोल्ड फॉइल ऑफ रेडिएशन, जिसमें फिगर आउट किया था इन्होंने कि एवरी एटम, मतलब कोई भी एटम है, हैज़ डेंस सेंटर। एवरी एटम, जो भी एटम होता है उसका डेंस सेंटर होता है, वेयर इट्स मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसनट्रेटेड, जहाँ पे उसका मास और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेट होता है वहाँ पे। 70 ईयर्स को क्या हुआ था कि रॉबर्ट जो थे हॉफस्टेडलर, उन्होंने एक टीम, मतलब उनके द्वारा लीड की गई, मतलब उन्होंने लीड किया था एक टीम जिसमें उन्होंने क्या कराया था, बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन एट थिन फॉइल। तो क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट कराई गई थी थिन फॉइल पे 70 ईयर्स अगो। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें तो बताई ही गई, एक चीज़ और है ये अलग से कि ये सारी चीज़ें करने के लिए एक यूज़ करते हैं सिस्टम जिसको कहा गया SCRIT। अब SCRIT क्या है, ये है सेल्फ कन्फाइनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयन। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये होगा कि ये चीज़ें और ऐसी होनी चाहिए, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो और बतानी चाहिए। बहुत सारे लोग को ऐसा लग सकता है, साइंस का है ये टॉपिक। तो आपको एक चीज़ जानना है, UPSC है हमारा, उसमें हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है। प्रोफेसर बनने हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हमें जो सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब MCQ आप वहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो PYQ जो हम एग्ज़ाम में करते हैं एज़ इट इज़ कभी आता ही नहीं है। आपके बस आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, और उस समय आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जितने लोग कर रहे होंगे तैयारी, उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगा, या आप PYQ देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है सेल्फ कन्फाइनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयन टारगेट। अब एक एग्जाम्पल की बात करें तो इन्होंने एक एग्जाम्पल पे बात की है, आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी की बात की गई है, जो कि क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम दैट इमर्ज फ्रॉम क्विर्क इन देयर न्यूक्लियाई। अब ये जो आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, इसे क्यों कहा गया, क्योंकि बिकॉज दीज न्यूक्लियाई आर यूजुअली मोर स्टेबल। इसको जो आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहा गया वो इसलिए क्योंकि जो इसकी न्यूक्लियाई है वो क्या है, ये मोर स्टेबल है, इस वजह से। प्रोटॉन नंबर बिकम नोन एज, जो प्रोटॉन नंबर है उनको क्या कहा गया, मैजिक नंबर। अब एक नेक्स्ट हमारे ये जान लो, स्पेसीज से रिलेटेड है ये, बर्ड लाइक डायनासोर। तो बर्ड की तरह दिखने वाला डायनासोर जो कि जिसके रिमेन्स चाइना में पाए गए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है, जिसका नाम है फूजियन विनेटर प्रोडिजियोसस। तो ये क्रिएचर है जिसके रिमेन्स पाए गए हैं कहाँ पे, चाइना में। ये मैंने पिक्चर यहाँ पे डाल दी है, देखो यहाँ पे ये दिया ना, इनके पंख वंख दिए हुए हैं बर्ड की तरह, तो ये यहाँ पे आप देख लो। अब माल न्यूट्रिशन गैप की बात की जाए, GS पेपर 3 में इससे रिलेटेड पूछ लेता है, तो हमें कुछ पॉइंट्स जैसे की पॉइंट्स याद रखने के, कल माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड आए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। आप मिड डे मील मेंशन कर सकते हो, आंगनवाड़ी सेंटर मेंशन कर सकते हो, और पोषण अभियान। पोषण अभियान का फुल फॉर्म देख लो, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो ये पोषण अभियान और ये सब चीज़ें आप वहाँ मेंशन कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। स्टेट्स स्पेसिफिक स्कीम की बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट ये करते हैं स्टेट्स जो हैं, पर्टिकुलर स्टेट, जैसे एग हो गया, बनाना हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, पीनट हो गया, और चिक्की। चिक्की क्या होती है आपको पता होगा, ऐसे गुड़ का होता है जिसमें बीच बीच में पीनट्स लगे रहते हैं, मतलब बीच बीच में वो लोग क्या करते हैं, मूंगफली वगैरह लगा देते हैं, और जैगरी यानी कि गुड़, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका एग्जांपल आप देख लो, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जो कि छत्तीसगढ़ का है, तो उसके मतलब ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं जो भी पौष्टिक चीज़ें होती हैं। अब पोथ लयका अभियान, मतलब इसका मतलब है हेल्दी चाइल्ड मिशन। लयका बोल रहे हैं ना, पोथ लयका अभियान, तो लयका से आई थिंक चाइल्ड ही वो होता है, तो मतलब एक इन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज ये यूज़ हुई है यहाँ पे, पोथ लयका अभियान। तो और इसमें क्योंकि आपको पता होगा ये जो आर्टिकल है वो छत्तीसगढ़ की IAS ने शायद लिखा, तो मैंने वो सब चीज़ें एनालिसिस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखी हैं।
और इसका टेक्निकल सपोर्ट इसको मिल रहा है यूनिसेफ छत्तीसगढ़ से भी। मैं यहाँ पे स्लो बोलती हूँ इसलिए क्योंकि इस समय मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ जब शॉर्ट नोट प्रोवाइड करती हूँ, तो आई होप कि आप ये थोड़ा सा मैनेज कर लोगे। तो बस ये था आज का हमारा शॉर्ट नोट का एनालिसिस, जो कि हमें चीज़ें डिस्कस करनी थी। और चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है। और एक न्यूज़पेपर जो हम द हिंदू कवर करते हैं, आपको ज़्यादा ये नहीं कि दिन भर करंट अफेयर्स से करने हैं, इतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।